नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों टेंसों के प्रकार कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज आप पढ़ोगे इंग्लिश अरविंद सर के साथ में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। दोस्तों इसके चार पार्ट मैंने बताए थे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। क्या मतलब होता है इसका? वर्तमान अनिश्चित काल। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस की आपको इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी पहचान क्या है, उस टेंस का पता लगाना है। और टेंस का पता लगाने के लिए उसकी पहचान ज़रूरी है। तो इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि अक्षर अगर आ जाते हैं तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी होता है संरचना। इसका संरचना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ एस या ईएस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। अब समझेंगे दोस्तों इसको कि जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है सब्जेक्ट का मतलब? कर्ता। कर्ता यानी किसी कार्य को करने वाला। जो सेंटेंस आपको दिया गया है उस सेंटेंस में जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है या जो कार्य करने वाला है वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा। क्या होगा दोस्तों? कर्ता होगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ एस या ईएस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब देखो इसका रूल है, यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, जेड, एक्स, ओ, डबल एस इनमें से कुछ भी अक्षर आ जाए, कोई सा भी अक्षर आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ईएस का। किसका करते हैं? ईएस का। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं आए तो किसका प्रयोग करना है अपन को? एस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एस का प्रयोग करना है। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है कि कर्ता हमेशा एक वचन का होना चाहिए। कर्ता कैसा होना चाहिए? एक वचन का। अगर कर्ता बहुवचन का है तो अपन को ना तो एस का प्रयोग करना और ना ही ए एस का प्रयोग करना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस, अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल अपने पास में, सीता रोजाना भोजन पकाती है। सीता रोजाना भोजन पकाती है। तो सबसे पहले चेक करो कि टेंस कौन सा है इसमें। टेंस कौन सा है इसमें? यहाँ पे अगर देखेंगे अपन कि सीता भोजन पकाती है तो अंत में देखो अपन को मिल रहा है ती है। क्या मिल रहा है? ती है। और ती है कौन से टेंस की पहचान है? कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। क्यों सिंपल सेंटेंस? इसलिए है ना तो इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा, ना ही कोई नई शब्द आ रहा। अगर नई शब्द होता तो सेंटेंस कैसा हो जाता?
नेगेटिव। और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता तो सेंटेंस कैसा हो जाता, इंटरोगेटिव। अब ना तो इसमें नहीं शब्द आ रहा और ना ही इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा, इसलिए सेंटेंस कैसा है, सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी अपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अभी मैंने बताया कौन होता है, जो सेंटेंस में कार्य करता है। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, सीता। सीता रोजाना भोजन पकाती है, यानी कि भोजन पकाने का जो कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है, सीता के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है, सीता के द्वारा। तो इस सेंटेंस में सीता क्या हो गई आपकी, सीता क्या हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गई। सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। फिर उसके बाद में अपन चेक करते हैं वर्ब कौन सी है, तो वर्ब है अपना पकाना। अगर वर्ब पता नहीं लगता आपको, सीधा सा तरीका है, जिस शब्द में पहचान आपकी जुड़ी हो उस पहचान को हटा दो और उसके स्थान पर ना लगा दो। क्या लगा दो, ना लगा दो। तो क्या बन के आ जाएगा अपने पास में, पकाना। क्या आ जाएगा, पकाना। और पकाना ही क्या है आपकी, वर्ब है। पकाना क्या है आपकी, वर्ब है। तो ये हो गई वर्ब। इसके बाद में चेक करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। यानी कि जिस कार्य को किया जा रहा है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। क्या होता है वो, ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा जो शब्द बचा वो क्या है, अदर वर्ड। क्या है, अदर वर्ड। अपन अब स्ट्रक्चर में सारे मान यहाँ पर रखेंगे। अगर सारे मान यहाँ पर रखेंगे अपन, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सीता। क्या आ जाएगा, सीता। इसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना। पकाने के स्पेलिंग कुक। फिर वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना है क्योंकि कर्ता कैसा है, एक वचन। अगर बहुवचन होता तो यहाँ पर प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पे सीता एक वचन है तो क्या लगेगा यहाँ पे, एस या ई एस। वर्ब का अंत देखो, अंत में देखा एस एच सी एच जेड एक्स ओ डबल एस। इसमें से कुछ भी नहीं है। क्या, इसमें से कुछ भी नहीं है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक नियम पढ़ा था कि इनमें से कुछ भी नहीं हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, एस का। और अगर इनमें से कोई सा भी अक्षर मिल जाता तो क्या लगा देते अपन, ई एस लगाते। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपन को, एस। तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने एस। इसके बाद में अपन देखते हैं सूत्र में, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है अपना, भोजन। भोजन की स्पेलिंग क्या होती है, फूड। क्या होती है, फूड। और इसके बाद में रोजाना। रोजाना की स्पेलिंग क्या होती है, डेली। क्या होती है दोस्तों, डेली। तो क्या बन गया, सीता कुक्स फूड डेली। क्या बन गया, सीता कुक्स फूड डेली। सीता रोजाना भोजन पकाती है। अब दोस्तों अगला सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसको तुम्हें बनाना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका जवाब। आगे देखते हैं दोस्तों अपन नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किसका होगा, डू या डज का होगा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे अपन डू का प्रयोग होता है यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग करना है, डू का। और डज का प्रयोग यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, वे भोजन नहीं पकाते हैं। वे भोजन नहीं पकाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो गया क्या हो गया, वे। यहाँ पे शुरू में देखो सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने वे। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। क्या होती है, दे आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज में से। वे एक वचन है, एक बहुवचन है। ये क्या है, बहुवचन। क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करना है अपन को, डू का। तो अपने डू लगा दिया। फिर उसके बाद में सूत्र में दे रखा है अपन को क्या, सॉरी मिसप्रिंटिंग है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा नॉट। क्या आएगा, नॉट आएगा। चलो अभी नॉट लगा देते हैं अपन इसमें। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन को यहाँ पे लिखना है नॉट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने लगा दिया फिर नॉट। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे पहचान हटाओ और ना जोड़ो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पकाना। क्या जाएगा यहाँ पे, पकाना। और पकाने की स्पेलिंग देखी थी अपन ने क्या,
कुक, क्या कुक, कुक लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है अपना भोजन, भोजन की स्पेलिंग होती है फूड, तो दे डू नॉट कुक फूड, यानी वे भोजन नहीं पकाते हैं। अगला सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट देखो कौन है, मैं आया तो आई आ गया यहाँ पे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपन को, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। आई एक वचन एक बहुवचन है, एक वचन एक बहुवचन, बताओ आई है बहुवचन, क्या है बहुवचन, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई को क्या मान रखा है बहुवचन मान रखा है, तो आई बहुवचन है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे डू, क्या लगाएंगे डू। इसके बाद में सूत्र में क्या है नॉट, तो नॉट लगा दिया। इसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है बोलना, बोलने की स्पेलिंग होती है स्पीक। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है झूठ, झूठ यानी ए लाई, यानी आई डू नॉट स्पीक ए लाई। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, क्या आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरीके का होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों इस तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, अगर किसी वाक्य के अंत में ऐसा चिन्ह अगर मिल जाता है आपको तो वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और उस वाक्य को कौन सा बोलेंगे अपन प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं दो। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, कौन सा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, और दूसरा होता है दोस्तों WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, कौन सा WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। अब देखो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और कौन सा WH वर्ड से शुरू होगा। तो अगर देखो शुरुआत में किसी भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में अगर क्या शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए क्या शब्द अगर मिल जाता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तो उसकी शुरुआत किससे करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से, किससे करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर इसमें लग जाएगा। और अगर शुरुआत में क्या नहीं मिलकर ये शब्द क्या कौन कब कैसे कहाँ किसे किसको क्यों इत्यादि शब्द अगर वाक्य के मध्य में मिलते हैं तो किससे स्टार्ट होगा WH वर्ड से, किससे स्टार्ट होगा WH वर्ड से, और दोनों ही वाक्यों में लास्ट में क्या मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। भाई आपको भी पता है कि अगर नाम आ रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो स्टार्टिंग होगी किससे इसकी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है डू और डज, कौन सी होती है डू और डज, अपन पीछे पढ़ चुके इस बात को। अब देखो इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो अपन ने भी पढ़ा कि अगर शुरुआत में क्या मिल जाए, शुरुआत में क्या मिल जाए तो सेंटेंस किससे बनेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, किससे होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने के लिए अपन को ध्यान है कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है डू और डज है, कौन कौन सी है डू और डज। अब यहाँ पे कर्ता देखेंगे, कर्ता देखेंगे तो कर्ता क्या है यहाँ पे तुम, क्या है तुम, और तुम की स्पेलिंग होती है यू, तो यू एक वचन है एक बहुवचन है, यू है बहुवचन, कौन सा वचन है बहुवचन, और बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने डू। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया यू। इसके बाद मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की स्पेलिंग होती है रीड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पे अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन, क्या मोहन रोजाना मंदिर जाता है, क्या मोहन रोजाना मंदिर जाता है। तो देखो यहाँ पर भी अपन सबसे पहले इस सूत्र को फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे मोहन, कर्ता कौन सा है मोहन है यानी एक वचन है, और एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होता है डज का, किसका होता है डज का, तो डज आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मोहन, तो मोहन लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे सॉरी मेन वर्ब क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है जाना, जाने की स्पेलिंग क्या होती है गो, गो लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे टेम्पल, तो टेम्पल लगा। लेकिन टू कैसे आया, लेकिन टू कैसे आया, तो टू आया भैया, टू होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन। और अपन जानते हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे
ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मंदिर, क्या है मंदिर, तो मंदिर की स्पेलिंग क्या होती है टेम्पल, क्या होती है टेम्पल, तो टेम्पल लगा दिया। इसके बाद में अदरवर्ड, अदरवर्ड क्या बचा अपने पास में रोजाना, क्या बचा रोजाना, तो रोजाना की स्पेलिंग क्या होती है डेली। और लास्ट में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस है क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका जवाब मुझे कमेंट देकर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा। जल्दी से कमेंट कीजिए इस पर। और फिर चलते हैं अपन इसके दूसरे पार्ट पर, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य पर। तो देखो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड सबसे पहले आएगा, इसके बाद में जो सूत्र अपन ने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पढ़ा था उसी सूत्र को एज इट इज उतार दिया। देखो WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे सेंटेंस देखें अपन, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो यहाँ पे देखो क्यों शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है क्यों शब्द आ रहा है। तो क्यों शब्द कहाँ पे आ रहा है, देखो इधर बीच में, कहाँ पे आ रहा है क्यों शब्द बीच में आ रहा है। और मैंने बताया था क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द अगर बीच में मिल जाएं और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा दोस्तों WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए अपन, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड को इंगित करो, WH वर्ड कौन है क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई, क्या होती है वाई। तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो क्या लगा दिया अपन ने यहाँ पे वाई। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपन पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है डू और डज होती है, डू और डज होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आ गया। क्यों आया डू, क्योंकि यू है जो कौन से वचन का करता है बहुवचन का करता है, डू है बहुवचन का कर्ता, और बहुवचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग होता है डू का, बहुवचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग होता है डू का। यानी यू जो है यू आपका वो बहुवचन करता है, यू बहुवचन करता है, इस वजह से डू के साथ में, सॉरी बहुवचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग करते हैं अपन डू का। तो यू के साथ में किसका प्रयोग हो गया डू का। इसके बाद में सूत्र में देखते हैं अपन क्या है आगे सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है इसमें तुम की स्पेलिंग है यू। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब देखो यहाँ पे क्या है खेलना, क्या है खेलना, खेलने की स्पेलिंग क्या होती है प्ले, क्या होती है प्ले, तो प्ले लगा दिया। इसके बाद में अपना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे क्रिकेट, क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा दिया यहाँ पे CRICKET स्पेलिंग होती है इसकी, क्रिकेट लगा दिया। तो क्या बन गया व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, और अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो लास्ट में अपन ने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस है अपने पास में, वह रोजाना कहाँ जाता है, वह रोजाना कहाँ जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देकर मुझे बताना है कि आपको कितना अच्छा लगा वीडियो देखकर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि वीडियो कितना अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट पर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। किस पर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है मुझे बता सकते हो। और एक पार्ट इसका रह गया आपके कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आपने जो इंटरोगेटिव वाला पार्ट पढ़ा है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगा दो नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दो नॉट लगा दो, दोनों ही सूत्रों में। तो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आगे अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी को समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।